हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर मैं ये पब्लिक करूँगा कि प्राइवेट वीडियो रखूँगा, बट बेसिक आइडिया ये है कि जो अपना नई जनरेशन है, उर्वन, सायश और बाकी लोग, उन लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि उनकी प्रीवियस या उससे प्रीवियस जनरेशन है वो क्या क्या उन लोग ने लाइफ में। तो ये बेसिक इंटेंशन है। तो इसमें कोई टेक्स नहीं होंगे, ये बेसिकली बस एक कॉन्वर्सेशन है जो मैं करूँगा आज पापा के साथ। होपफुली आगे भी कुछ और होंगे ऐसे कॉन्वर्सेशन और फाइंड आउट करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो मेरे फादर हैं डॉक्टर राजेश राय, वो अभी करंटली काम कर रहे हैं डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हेड हैं। तो पहले से लेके बचपन से लेते अभी तक क्या क्या हुआ है और कैसे बना है, ये कैप्चर करने का ट्राई करेंगे ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन पूछो कि अच्छा, आपको पापा कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? बेसिकली मैं 10th में था, 9-10th में। तो बायो जो था वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। इनफैक्ट बायो में और मैथ्स में मेरे दोनों में बिल्कुल बराबर मार्क्स आए थे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में, 86 और 87 आउट ऑफ 100। तो वहाँ पर मुझे इंटेंशन हो गया था, ये नहीं कि मुझे बायो अच्छी लगती इसीलिए डॉक्टर बनना था, बट वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर तो बनना है मुझे। और फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई। मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा 11th 12th के लिए, बिकॉज़ उस स्कूल में मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि बायो 11th 12th में मिले। तो छोड़ करके फिर बायो GIC मिर्ज़ापुर यूपी में, वहाँ से फिर किया मैंने। तो वहीं से शुरुआत हुई डॉक्टर बनने की। तो उस समय भी ये होता होगा कि इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर टाइप? हाँ, उस ज़माने के भी वही ऑप्शन थे, डॉक्टर या इंजीनियर। तो इनफैक्ट जब मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने गया तो मेरे प्रिंसिपल ने, श्री राजेंद्र दीक्षित थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे TC नहीं दूंगा, तुम पापा को अपने बुला के लाओ। तो मैं बाबूजी को ले करके गया, मिलके बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बताया सब कि यहाँ के इंजीनियर सिलिकॉन वैली में हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इनको रहने दीजिए आप। बट बाबूजी ने सिंपली यही बोला कि भाई उसकी जो इच्छा है वही करेगा, तो मैं कुछ नहीं इस मामले में बोलूँगा। फिर उसके बाद 1978 में 12th पास करने के बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए प्री मेडिकल के। तो उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा रांची मेडिकल कॉलेज के लिए। तो रांची मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ, सब कुछ हुआ, बट बहुत लंबी कहानी है वहाँ की, खैर वो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर 1979 मेरा बेकार चला गया 1 साल। फिर 1980 में फिर मैंने प्री मेडिकल की तैयारी की और फिर सिलेक्शन मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ से मैंने अपनी मेडिकल की प्राइमरी एजुकेशन MBBS वाली और फिर स्पेशलाइजेशन का MD पीडियाट्रिक्स फिर वहाँ से पूरा किया। तो उस समय कितने लोग अप्लाई करते थे इस एग्ज़ाम के लिए पापा, और कितने सिलेक्शन? हाँ, वहाँ पर जो सिलेक्शन वहाँ पर हुआ था मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स के लिए सिर्फ 50 सीट थी ऑल इंडिया कंपटीशन के उसमें। अरे बाप रे। और BHU के सिर्फ 4 सेंटर हुआ करते थे ऑल ओवर कंट्री, और उसमें से 50 सेलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल तो था, बट फाइनली ईश्वर की जो मर्जी थी हो गया। तो एंट्री मेरी MBBS में 1980 बैच से हुई। और अभी बताऊं आप लोगों को कि रिसेंटली जुलाई में हम लोग का एक बैच रियूनियन हुआ था। दैट वाज आफ्टर 42 इयर्स ऑफ एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेज। तो बहुत आउट ऑफ 50, 43 पीपल केम, इवन फ्रॉम US UK से भी लोग आए थे उस रियूनियन के लिए 2 दिन के लिए। तो बहुत अच्छी जर्नी रही ओवरऑल। और उतार चढ़ाव तो हमेशा हर इंसान के लाइफ में रहते हैं, वैसे ही मेरे भी रहे। पोस्ट MD जब शुरुआत हुई लाइफ की, तो एज ए रजिस्ट्रार सेंट स्टीफेंस कॉलेज हॉस्पिटल दिल्ली में। और फिर उसके बाद वहाँ बहुत छोटा सा स्टिंट था मेरा, करीब 3.5 महीने का। वहाँ से फिर मैं मुजफ्फरनगर में गया प्रैक्टिस करने के लिए। सेंट स्टीफेंस में हम लोगों ने सौरभ का 2nd बर्थडे मनाया था।
वहाँ हॉस्टल में ही। फर्स्ट बर्थडे जब मेरा आप ऑलरेडी एमडी कर रहे थे। हाँ, फर्स्ट बर्थडे था, उसके लिए भी एक कहानी है बड़ी छोटी सी खूबसूरत सी। सौरभ के बारे में बताता हूँ कि हम लोग बनारस में अपना मकान बनवा रहे थे, तो प्लिंथ तक आकर के फिर उसका काम रुक गया था, और द डे सौरभ वॉज बॉर्न सेम डे फिर उसका काम आगे शुरू हुआ, और वो घर पूरा कंप्लीट बनने तक हम लोग मतलब वो चलता रहा, फिर रुकावट कहीं नहीं आई। सो मेरे फादर थे श्री लक्ष्मी नारायण राय, उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, अब सौरभ का फर्स्ट बर्थडे जो है अपने घर में ही मनाएंगे, और उसी दिन हम लोग गृह प्रवेश भी रखेंगे। तो सौरभ का फर्स्ट बर्थडे और बनारस के नासिरपुर वाले घर का जो गृह प्रवेश था वो दोनों एक ही दिन हुआ था, 6 मई 1988 फर्स्ट बर्थडे। हाँ, तो उसकी एक छोटी सी कहानी ये है। अच्छा, उस समय जैसे जो लोग यूके और यूएस जाते, तो आजकल तो सारे एग्ज़ाम है जो पास करो उसके बाद वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, बट उस समय मेरे ख्याल से थोड़े रूल्स अलग थे। वो रूल्स करीब करीब लागू हो गए थे। 1976 तक ये स्टेटस था कि यहाँ के जो ग्रेजुएट्स थे, मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो जा कर के सीधे जीएमसी में रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, बट वो हम लोग तो मेरी समझ से 10 साल बाद एमबीबीएस किए, तो हम लोग के लिए भी था कि वहाँ का प्लैब आप क्लियर करिए, प्लैब करने के बाद फिर आपकी बेसिक डिग्री रिकग्नाइज होगी, फिर स्पेशलाइजेशन वो लोग रिकग्नाइज नहीं करते हैं हमारी एमडी, तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर जैसा ही काम करना पड़ेगा। सो वो दिमाग में थी नहीं बात कि हमको वहाँ जा कर के ही काम करना था, बट ये था कि मैंने ट्राई किया बीच में, बट इतने सब अड़चन उतार चढ़ाव रहा कि फिर मैंने बोला कि नहीं, सिर्फ अब अपने यहाँ ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कैसे, तो आपने पीडियाट्रिक्स क्यों चूज़ की पापा? हाँ, मेरे ख्याल से एमबीबीएस में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे आपके। हाँ, कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे। हाँ, एमबीबीएस फाइनल में मेरे अपने बैच में मैं 5th रैंक पर था। सो उस वक्त हम लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो फाइनल एमबीबीएस के मार्क्स पर होता था। सो आई वाज प्रीटी श्योर कि जो भी ब्रांच मुझे लगेगी वो मिल जाएगी। सो वहाँ पर पीडियाट्रिक्स स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया, बिकॉज मुझे बच्चों से लगाव प्लस उनकी सफरिंग्स जो अपने एमबीबीएस के दौरान देखता था। बहुत कमज़ोर बच्चे, खास करके बनारस में जो रिमोट एरिया से बच्चे आते थे, माल नरिश्ड बच्चे आते थे, मैरस्मिक बच्चे और इतनी सब डेफिशिएंसीज, तो फिर वो थोड़ी भावना जगी कि नहीं, इन बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए कुछ। सो ये चीज़ें थी नंबर 1। और दूसरी थी ये कि मेरा शुरू से ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, मैं कहीं पर भी प्राइवेट जॉब करूँगा। तो अपने मन के मुताबिक आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये था कि पीडियाट्रिक्स रहेगी तो आपको कोई बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको नर्सिंग होम, अगर सर्जिकल ब्रांच है तो आपको ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो ये है कि भाई कोई नहीं, एक टेबल और एक चेयर लेके भी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो दूसरा रीज़न ये था कि पीडियाट्रिक्स वाज एन ईजी ऑप्शन कि आगे आपको बढ़ने के लिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। करीब करीब जब मुजफ्फरनगर में जा कर के प्रैक्टिस शुरू की तो फिर वहाँ से फिर इट वाज लाइक नेवर लुकिंग बैक। और वैसे आप मेहनत किसी भी ब्रांच में कहीं पर भी मेहनत करेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। बस लगन चाहिए, मेहनत चाहिए और ईमानदारी से आपको काम करने की ज़रूरत है। यही शिक्षा मेरे बाबूजी ने भी दी थी मुझे, और वही मैं अपने बच्चों को भी या फिर आने वाली जनरेशन के लिए बोलता रहता हूँ हमेशा। तो अभी मुजफ्फरनगर में तो बेसिकली खुद का ही बिजनेस था ये, हाँ, नर्सिंग होम। तो अगर आपको अभी ऑप्शन दिया जाए कि वापस उस फेज़ में जाए तो आप जाएंगे कि, या फिर आप हैप्पी हैं वो जो नर्सिंग होम था उससे? नहीं, जो डिसीजन था वो? नहीं, वो डिसीजन नर्सिंग होम का था। वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, अच्छी तरीके से पैसे की कमाई भी होती थी, बट वो थोड़ी जगह ऐसी थी जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आई इन टर्म्स ऑफ लॉलेसनेस वगैरह। और मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि
मेरा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बहुत अच्छे तरीके से एक लैविश लाइफ जी सकता हूँ मुजफ्फरनगर में। बट फिर तब तक मेरे दोनों बच्चे सौरभ और सुनेत्र ये दोनों स्कूल जाया करते थे, और फिर ये लगा कि इस छोटे शहर में इन बच्चों का फ्यूचर थोड़ा ब्लीक हो जाएगा, क्या करेंगे आगे, अनलेस दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोच करके फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से तो बाहर जाना चाहिए और यहाँ से बड़ी जगह पे जाना चाहिए। तो ये रीज़न था कि मुजफ्फरनगर छोड़ा मैंने, सारी प्रैक्टिस डिसमेंटल करके फिर उसके बाद फिर बॉम्बे में आकर के आगे काम किया फिर। और मेरे ख्याल से कितना, जब मुझे मुजफ्फरनगर से याद आ रहा है कि जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे तो कितना 95 की बात होगी, 95? हाँ ऐसे ही होगा, 1945। तो उस समय मेरे ख्याल से कुछ लोग के पास ही हुआ करता था सीमेंस वाला एंटीना वाला मोबाइल फ़ोन। हाँ, वो और 21 रुपये पर मिनट। हाँ, बहुत कॉस्टली अफेयर था, और उसमें रिसीविंग वाले को भी पैसा कटता था और जो कॉल कर रहा है उसको भी कटता था। तो उसका 8 रुपीज़ पर मिनट उसका कटता था, 8 रुपीज़ रिसीवर वाले को, तो 16 रुपया। सो उसमें उसमें हम लोग मिस्ड कॉल दे करके, जैसे किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं कि भाई तुमको नीचे आना है, आ जाओ, तो वहाँ पर मिस्ड कॉल दिया, फिर काट दिया। और उस वक्त के फ़ोन में वो जो ब्लैक एंड वाइट वाले होते थे उसमें वो टाइमर भी आता था कि हर 10 सेकंड पर वो एक बीप देगा, तो हमको पता चला भाई 10 सेकंड हो गया। सो वो जो 8 रुपया पर मिनट था, डैट वॉज कंपाउंडेड टू एवरी 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड किया तो आपको 10 सेकेंड्स का ही पैसा लगता था। तो ये था, वो तो लग्जरी थी उस टाइम की। उतना रेट तो इनफैक्ट आज भी नहीं है। आज जितना अफोर्डेबल है उतना। हाँ, आज जितना अफोर्डेबल है उतना तो। चलिए फिर अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद फिर पीछे जाएंगे ठीक है जर्नी में। तो मुजफ्फरनगर की प्रैक्टिस वाइंड अप करके आप मूव हुए सेशल्स बेसिकली ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन वाला पीरियड था, करीब 1.5 साल का। तो वहाँ पे कैसा था एक्सपीरियंस? मज़ा आया था? तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। सबसे अच्छी बात थी कि मैं पूरी फैमिली के साथ थे, और बच्चे वहाँ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग सब साथ थे, और बहुत एंजॉय किया। वहाँ का जो स्टे था वो तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, मुझे याद है हम लोग को एक वो गाड़ी मिली थी ना, लैंड क्रूज़र नहीं, निसान सनी का वो सफारी टाइप की जो गाड़ी होती है। हाँ, 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील। तो वो मिनिस्ट्री की गाड़ी मिली थी वहाँ पर, तो बहुत गाड़ी और फ्यूल और सब कुछ। तो फिर सेशल्स का ख़त्म करने के बाद फिर हम सब लोग आए बॉम्बे। हाँ, और फिर यहाँ से बेसिकली रीस्टार्ट किया पूरी लाइफ। एग्जैक्टली। तो वहाँ की शुरुआत का थोड़ा अगर आप बता सकते हैं कैसे स्ट्रगल? हाँ, शुरुआत का जब एक बार वापस बॉम्बे आए तो सेशल से लौटने के बाद फिर मैंने ये नेहरूल वाला घर खरीद लिया था। ऐसा सुना करते थे कि भाई बम्बई में अगर आपको रहने की जगह है तो फिर बाकी तो मेहनत करने वालों के लिए कोई पैसे की कमी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहला काम किया कि घर खरीद लिया, तो कम से कम एक छत हो गई। फिर उसके बाद बच्चों का एडमिशन करा करके ये लोग अपना वो करते थे, क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेज जाते थे। बट इनिशियल आई थिंक 2 या 2.5 साल बहुत स्ट्रगल के थे, बिकॉज आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। हाँ, और बहुत मुश्किल वाले दिन थे वो। तो जब थोड़ा जॉब ढूंढ रहे थे तो आप एज मेडिकल, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, उसमें भी कि कुछ पैसे आते रहे। हाँ, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर जो प्रैक्टिस का सिस्टम था उससे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, तो उसमें टाइम लग रहा था। तो इन द मीन टाइम मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सीखा, और उसी सेंटर पर जहाँ पर सीखता था वहाँ पर मैं मेडिकल की टीचिंग भी करता था। तो फीस एक तरफ कटती थी उसकी, प्लस दूसरी तरफ से मैं अर्न भी करता था। तो थोड़े पैसे आने शुरू हुए उधर से, तो अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके लाइफ करीब 2 साल तक, 2.5 साल तक बहुत स्ट्रगल वाली रही। यहाँ तक कि हम लोग के पास घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी कुछ भी नहीं था।
तो बट धीरे धीरे फिर गाड़ी लाइन पर आती गई। और ये कंपेयर करें मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर से जहाँ पर बड़ा स्टाफ था घर में। जहाँ पर कि सवेरे काम करने वाला दूसरा, शाम को दूसरा, माली अलग अलग करता था। फिर इसके बाद सारे कंपाउंडर्स थे जो कि कुछ भी है तो उनको चाहिए, आपके पास गाड़ी वगैरह सब कुछ थी, तो थोड़ा तकलीफ़ वाला टाइम था, बट लाइफ गोज़ ऑन। तो फिर उसके बाद आपका सऊदी का। हाँ, तो इसी स्ट्रगल के दौरान ही क्या हुआ कि मेरे पास कुछ सॉफ्ट लोन्स भी थे घर लेने के समय पर, तो वो मैं एक भी पैसा उसमें से वापस नहीं कर पाया था। देन डिसाइड किया मैंने कि नहीं, अभी मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं सऊदी के लिए गया। वो कंट्री जहाँ पर कि मैं एमडी करने के बाद भी सोचा था कि दुनिया में कहीं पर भी जाके काम नहीं करूँगा, कहीं पर भी कर लूँगा, लेकिन सऊदी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत कुछ सुना हुआ था। और अल्टीमेटली एंडेड अप वर्किंग देयर इन सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तो नहीं, मीडियम साइज़ का टाउन था, अल कुनफुदा करके, जो कि जेद्दा प्रोविंस में आता है। तो वहाँ पर जा कर के मैंने 2.5 साल करीब मैंने वहाँ पर काम किया, थोड़ा सेटल डाउन किया, और फिर उसके बाद वापस बनारस, न्यू बॉम्बे में। और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा और हिकअप आया था बीच में, बट उसके बाद में स्किप करते हैं। हाँ, बट फिर फाइनली आपको DY पाटिल हाँ में एज अ लेक्चरर बट उसका सेंटर होता था बॉम्बे में पहले। हाँ, 2003 में मैंने अप्लाई किया हुआ था तो DY पाटिल में लेक्चरशिप के लिए। ये वो टाइम था जबकि मेरे क्लासमेट्स, मेरे कलीग्स थे जो कि ऑलरेडी जो टीचिंग जॉब में थे वो प्रोफेसर बन चुके थे। तो उस वक्त ये थोड़ा सा एक वो था कि भाई तुम लेक्चरर जैसा शुरू करना चाह रहे हो, बट मैंने कहा एनीवे इट इज़ नेवर लेट इन लाइफ, आप कभी भी वो काम शुरू कर सकते हैं। और आई थिंक इसका भी लाइफ वैसे ही था शायद। आई थिंक KFC वाले का कुछ ऐसे ही है। KFC, हाँ, उसने 56 ईयर्स पर रिटायरमेंट होने के बाद उसने शुरू किया। मैंने कहा यार मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, सो देन आई स्टार्टेड बैक अगेन। नहीं, उसके बाद फिर थोड़ा सेटल डाउन हुआ। फिर उसके बाद से तो DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, तो जो DY पाटिल साहब हैं, दादा साहब, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। उनके बेटे हैं डॉक्टर विजय पाटिल सर, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बिकॉज़ उन्होंने मुझे काम बहुत बड़े बड़े सौंपे यहाँ पर DY पाटिल में। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जी जान लगा करके, कि भाई उसको मैं वो जस्टिफाई कर सकूं, और उसको मुझे पूरा उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया। उसका मुझे वो भी मिला, समझ लो कि फ़ायदा भी मिला, कि कभी मुझे मेरा काम यहाँ पर प्रमोशन से लेकर के या किसी तरीके से रुका नहीं। एंड ऑटोमेटिकली मुझे इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, इट वाज जस्ट डन। और वो सपोर्ट अभी भी है। चलिए, अभी तो चलिए करंट बात होगी कि अभी क्या कर रहे हैं। अभी जाते हैं बिल्कुल पीछे। एक चीज़ और बताता हूँ, रुको। हाँ। इसमें 2018 हाँ। हम लोग एक डॉक्टर जॉय करके थे एनाटॉमी में, वो मेरे दोस्त इस तरीके से कि हम दोनों लोगों ने एक ही साथ सर्विस ज्वाइन की थी DY पाटिल में, एक दिन 31 अक्टूबर 2003। वहीं से हम लोगों की मित्रता हुई। सो उन्होंने अप्लाई किया एम्स में अपने उसके लिए, एंड ही लेफ्ट आफ्टर बिकमिंग प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। तो वो जा कर के एम्स मंगलगिरी, जो कि तेलंगाना में है शायद, तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मेरा एक दूसरा दोस्त था अमित पाटिल। तो अमित पाटिल वो फॉरेंसिक मेडिसिन में था, उसने भी अप्लाई किया, तो एम्स पटना में उसने प्रोफेसर करके ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद वो मेरे पीछे पड़े, राजेश यार अभी तो तुम्हारी एज एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, वाई डोंट यू अप्लाई। तो उन्होंने जब एम्स में, हाँ, तो एम्स उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट था उसका भेजा। पता नहीं तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? मेरे ख्याल से आपने नहीं बताया। हाँ, जिक्र नहीं हुआ होगा। तो मैंने एम्स रायपुर के लिए फॉर्म
वगैरह भरा, सब अपलोड कर दिया। उसका इंटरव्यू वगैरह का भी आया था मेरा, और फाइनली हुआ ये कि वहाँ पर करीब करीब हो गया था मेरा एज अ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और उसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट्स की सीट थी और 4 लोगों की एप्लीकेशन जो थी वो एलिजिबल एंड कंप्लीट मानी गई थी, है ना, एलिजिबल मानी गई थी। उसमें से सिर्फ 2 ही लोग थे जिनका पेपर वर्क कंप्लीट था। समझ रहे हो ना, उस 2 में एक मैं भी था। सो मेरा ऑलमोस्ट समझ लो कि हो गया था, तो मुझे छोड़ के जाने का, बट फिर सोचा कि अब इतनी सेटल्ड लाइफ है मेरी, इजी गोइंग लाइफ है, और एक बड़े शहर से अच्छे शहर का जो कि हमेशा मैं सोचता था कि वहाँ करूँ, तो आई डिसाइडेड टू नॉट टू अपीयर फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो जाता तो ज़रूर हो जाता वहाँ पर, मुझे कोई दो राय नहीं है। तो आई प्रेफर टू स्टे बैक विद DY पाटिल ग्रुप। अभी तो आप HOD हैं, तो हाँ, अगर चाहे तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे पूरा नवी मुंबई में पूरा एस्टेब्लिशमेंट है और पूरा सेटल डाउन है, तो बट अभी भी मेरे पास ऑप्शन तो है, अगर चाहें आप तो। अभी बियॉन्ड 60 नहीं है, अप्लाई कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते? हाँ, अच्छा। चलिए अभी बिल्कुल जाते हैं शुरुआत में, हाँ, कि थोड़ा बाबा के बारे में बात करेंगे। तो जब आप पैदा हुए थे तो उस समय बाबा कहाँ पे थे, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, बाबा क्या कर रहे थे? और क्योंकि वो जब रिटायर हुए थे वो एज अ वीडियो रिटायर हुए थे, बट उस समय नहीं, एज अ वीडियो उन्होंने सर्विस शुरू की थी। अच्छा, एज अ सर्विस। अच्छा, ओके। हाँ, मुझे मेरा जन्म हुआ था गाज़ीपुर में एक जमानिया ब्लॉक है, जमानिया में मैं पैदा हुआ था। खैर मुझे तो पता नहीं, वो जगह मैं गया था ज़रूर एक बार देखने के लिए। तो उसके बाद तो मुझे याद नहीं है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर हुआ। जहाँ मुझे याद है वो है जौनपुर में मछली शहर, जब वो ट्रांसफ़र हुए थे तो वहाँ पर एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो करके, तो वहाँ पर की कुछ यादें हैं। मुझे 2nd 3rd में थे, मुझे जहाँ तक याद है। अच्छा, तो वहाँ का याद है। फिर उसके बाद सिटी ब्लॉक मिर्ज़ापुर में थे जब मैं 9th 10th 11th में था तब। तो साथ में तो इतना ही रहने को मिला। बीच में बाबूजी ने ये कि भाई उन लोगों की पोस्टिंग तो थोड़ा रूरल एरिया में होती थी, तो बीच में उन्होंने सोचा कि हम लोगों का एजुकेशन थोड़ा अच्छा रहे, तो हम भाई बहनों को उन्होंने मेरे छोटे चाचा जी डॉक्टर RN राय के यहाँ देहरादून में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो वहाँ पर हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ 4 साल हम लोग रहे। और उसके बाद आने के बाद फिर मिर्ज़ापुर में 9th 10th 11th में मैं मिर्ज़ापुर में पेरेंट्स के साथ रहा। बट बाबूजी की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, तो फाइनली जब ट्रांसफ़र होके वो बनारस में आए तो वहाँ पर मैंने 12th क्वींस कॉलेज से किया, और उसके बाद फिर मेडिकल की वो सब शुरुआत हुई। और तो ये मिर्ज़ापुर का घर था ना, जो आप मेरे ख्याल से एक फ़ोटो भी है, जो काफ़ी बड़ा घर है। नहीं, वो हाँ, मिर्ज़ापुर में तो फार्म, जो मिर्ज़ापुर में फार्म था जो कि हमारे पिताजी लोगों ने ख़रीदा था। अच्छा, हाँ, सॉरी। हाँ, हम लोग का जो ओरिजिनल गांव है वो है देवकली। गांव देवकली है, पोस्ट ऑफिस कोपागंज। अभी वो फ़िलहाल मऊनाथ भंजन ज़िले में आता है। तो वहाँ पर तो रहना कभी भी नहीं हुआ, छुट्टी में कभी कभी जाते थे। पिछली बार जब मैं तुम्हारी शादी के बाद जब गया था, तो मेरी समझ से मुझे याद है करीब 27 साल के बाद मैं गया था गाँव। अच्छा, हाँ, तो कोई ख़ास वहाँ से रिश्ता नहीं रहा। तो हम लोग की ओरिजिन वहीं की है। तो बाबूजी के साथ ये था कि बाबूजी की खुद की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है लाइफ की, कि हम लोगों ने वही सोच के सुन करके, और फिर बड़े हुए तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। थोड़ा सा बताइए, अभी वो तो है नहीं, तो आप ही हाँ, शेयर कर दीजिए। बाबूजी जो थे वो लोग देवकली में रहते थे। तो देवकली में 10th तक का सिर्फ पढ़ाई का वो था, स्कूल का। तो 10th के बाद 11th 12th में जब उन्होंने बोला अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से, क्योंकि दादाजी तो नहीं रहते थे साथ में। दादाजी
वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो वो जहाँ पर जॉब रहती थी अपना अकेले जाते थे। तो बाकी जो मेरे दादाजी लोग थे, बाबा लोग, तो उनसे बोला उन्होंने कि भाई मुझे पढ़ने जाना है। तो उन्होंने कहा अरे चुपचाप अपना अभी गाय बैल चराओ, हैं, खेती वेती करो, बहुत बड़ा होके कलेक्टर बनने जा रहे हो। तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो उन्होंने वहाँ से बनारस गए, बनारस में क्वींस कॉलेज का फॉर्म भरा। तो उस वक्त 7 रुपये फ़ीस जमा करनी थी, तो घर वालों ने वो भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर अपना एक दिन अपने बक्से में सामान भरा और वो वहाँ से घर से बोले कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, है ना, तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पर भी जाऊँ। तो वहाँ से वो सीधे गए लखनऊ। नहीं, लखनऊ से पहले, लखनऊ का 12वीं के बाद जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, सॉरी, वहाँ पर वो फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आजकल है मऊ, वहाँ पर उन्होंने जीवन राम इंटर कॉलेज में अपना 11th में नाम लिखा है। वहाँ से 11th और 12th किया। उस वक्त जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे पहले, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी, ये लोग, है ना, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मार्कंडेय सिंह, ये सब इनके क्लासमेट्स थे। अरे बाप रे। तो ये रोज पैदल गांव से जीवन राम इंटर कॉलेज जाया करते थे पैदल, और रोज आया करते थे पैदल, एंड द डिस्टेंस वाज 16 किलोमीटर्स। अच्छा। तो 2 साल तक बाबा जो थे तुम्हारे, मेरे पिताजी, 16 किलोमीटर रोज पैदल जाना और 16 किलोमीटर पैदल आना करके उन्होंने 12th पास किया। अच्छा। सो अच्छे स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट थे। 12th पास करने के बाद फिर उन्होंने आगे बोला कि मुझे और पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, तो घर वालों ने मना कर दिया। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, बोला मैं तो जा रहा हूँ। तो वहाँ से घर से छोड़ करके फिर वो लखनऊ चले गए। लखनऊ जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एडमिशन कराया, और फिर वहाँ से उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही अपनी पूरी पढ़ाई की। और 1950s में उनकी क्वालिफ़िकेशन जो थी वो थी, ही वॉज MA इन इंग्लिश लिटरेचर, MA इन इकोनॉमिक्स एंड LLB। हाँ, तो ये बाबूजी की क्वालिफ़िकेशन थी, एंड थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर, समझी सोनी। हाँ, और ये तो हुई उनके पर्सनल अचीवमेंट्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने भाइयों को, अपने छोटे भाई को और मेरे एक भाई साहब लगते हैं जो कि मेरे चाचा लोगों के बराबर हैं, इन लोगों को भी बुला करके उन्होंने अपने पास रख करके, घर वाले पैसे नहीं देते थे, तो ये क्या काम करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, सुबह शाम ट्यूशन करते थे, उससे पैसे कमाते थे, और फिर अपने सारे भाइयों को बुला करके इन्होंने पढ़ा दिया। तो जो मेरे बड़े चाचा जी थे, उन्होंने वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया उस समय में, BAMS में नाम लिखवाया भाई साहब का, और छोटे वाले चाचा जी को भी उन्होंने पढ़ाई में हेल्प की, जो कि एग्रीकल्चर से जिन्होंने पढ़ा। तो ये उनका अचीवमेंट था, जो कि पूरे फैमिली को निकाल करके उन्होंने एक ऐसे लेवल पर डाल दिया। और खुद उन्होंने यूपी गवर्नमेंट की जॉब शुरू की 1954 से, और थ्रू आउट वो अपना यूपी गवर्नमेंट में ही रहे। जिस समय ज्वाइन किया उस समय गजेटेड ऑफिसर थे, रिटायर हुए तो भी सीनियर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में ही रिटायर हुए बाबूजी। तो मेनली आप ऐसे जब आप 10th से 12th तक ज़्यादा, हाँ 10th से 12th तक बाबूजी के साथ था। हाँ, फिर बीच में फिर हम लोग तो यहाँ पर BHU में पढ़ा करता था, तो हम लोग अपना, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी सिस्टर सो दीदी, हम लोग साथ में रहते, बनाते, खाते, पढ़ते, यही सब चलता रहा। चलिए, अभी मम्मी तो नहीं है, बट आपकी और मम्मी का कैसे मुलाकात हुई, वो क्या अरेंजमेंट था? ऑब्वियसली अरेंज मैरिज। हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि रिकॉर्ड में रहे। हाँ,
MBBS कर रहा था तो यूपी में क्या है कि जैसे ही MBBS में लड़का शुरू होना तो शादी करने वाले पीछे पड़ना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, तो सारे लोग आने लग गए एक के बाद एक, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग भी था। तो मैंने वहाँ पर डिक्लेयर किया, बाबूजी से बोला कि देखिए मैं MBBS पूरा होने के बाद इंटर्नशिप में शादी करूँगा। तो थोड़ा 4 साल टल गया मामला। तो इंटर्नशिप मेरी चल रही थी, तो उस वक्त ही तुम्हारे नाना जी जो थे वो ढूंढते ढांढते, अब कहाँ से उनका सोर्स मिला मुझे तो पता नहीं, तो मेरे घर पर आए, मम्मी की फ़ोटो लेकर के। नाना जी आए थे? नाना जी आए थे। तो उनके साथ भी ये हुआ, पहले वो घर आए। हाँ। घर में आई थिंक बड़ी वाली चाची जी थी, तो उन्होंने बोला कि वो तो हॉस्पिटल में है, उसका ड्यूटी वगैरह है कि क्या है। हाँ। तो वो वहाँ से हॉस्पिटल चले गए। फिर जब मैं घर पर आया रात में खाना खाने के लिए 9 बजे के आसपास, तो उन्होंने बताया कि कोई आया था ऐसे शादी के लिए, तो मैंने उसको तो अस्पताल भेजा और तुम घर पर आ गए। मैंने चलो कोई बात नहीं, उनको आना होगा तो फिर आ जाएंगे। तब तक तुम्हारे नाना जी फिर वापस रात में 9 साढ़े 9 बजे घर पर आ गए हैं। तो फिर उन्होंने एक कहानी बताई बड़ी अच्छी सी। उन्होंने बताया कि यहाँ से मेरा जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन था चाची जी ने दिया था, ऐसे लंबा सा लड़का है, चश्मा लगाता है, हैं। तो और मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, मेडिसिन में है। तो वहाँ पर पहुँचे वो, वहाँ पर पहुँचे तो लंबा सा लड़का चश्मा लगाया हुआ जा कर के मिले, क्या कि मैं आपके घर से आ रहा हूँ। तो क्या अच्छा क्या शादी के बारे में उनसे बात किया जो उन्होंने, वो कोई और ही था। तो क्या अच्छा क्या घर पर आपकी चाची जी मिली थी, तो उनके भी घर में एक चाची जी रहती थी, है ना। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके, है ना। फिर उन्होंने बोला कि मैं घर में फ़ोटो दे करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुकिए, आप किसके बारे में बात करें आप। तो उन्होंने कहा आपका नाम राजेश राय है? नहीं, मेरा नाम राजेश राय नहीं है, मेरा नाम प्रभात रंजन सिन्हा है। तो आपके फ्रेंड होंगे ऑब्वियसली? मेरे सीनियर थे। अच्छा। मेरे सीनियर प्रेजेंटली एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हाँ। तो ये कहानी लौट करके फिर नाना जी जब वापस आए, तो उन्होंने बताई। तो मम्मी की ऑलमोस्ट कहीं और शादी हो गई थी। हाँ, उन्होंने कर दी थी कहीं। तो फिर उसके बाद जब आए उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके, तो एजुकेटेड फैमिली लगी और अपने जैसी ही लगी सेम उसकी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करिए हम लोग, मैं बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि अभी जैसे भी आप लोग वो करिएगा मुझे बताइएगा। वो लोग नागपुर से आए हुए थे, तो उनके साथ भी कोई था, मुझे याद नहीं है। तो फिर उसके बाद ये बात, बाबूजी उस वक्त पोस्टिंग थी उनकी पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में पोस्टिंग थी, तो उनसे कांटेक्ट बहुत कम होता था। ज़माना ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का तो था नहीं। उनका फ़ोन कभी कभी आता था ऑफिस के फ़ोन से, वो भी किसी दूसरे के घर, तो हम लोग की बात होती थी। तो उन्होंने बोला कि फिर एक काम करो, तुम ऐसे परिवार ठीक लग रहा है तो लड़की से मतलब देखने उखने का काम कर लो। गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारी तीनों सिस्टर्स आने वाली हैं, उसी समय अपना उन लोगों को भी बुला लो और वहीं पर मिल लो, देख लो। तो आप नागपुर गए थे ना? नहीं, मैं नागपुर नहीं गया था। अच्छा, वो लोग। तो फिर उन लोगों को खबर भेजी गई कि मतलब ऐसे ऐसे तारीख से मेरी सिस्टर्स वगैरह रहेंगी, तो आप लोग अपना देखने उखने का काम इधर करा दीजिए। तो फिर मम्मी को तुम्हारे नाना जी लेकर के बनारस आए। बनारस आए तो वही तुलसी मानस मंदिर में बात हुई, तो वहीं पर लॉन में बैठ करके हम लोग की मुलाकात हुई पहली बार, है ना। और हम लोग ने एक भी वर्ड बात होती नहीं किया है, देखा एक दूसरे को, बस एक दूसरे को देखा। और दीदी वगैरह थी, तो बस वहाँ पर हुआ कि ठीक है लड़की अच्छी अच्छी करके। फिर उसके बाद कल बता देंगे आपको, ऐसा बोल करके शायद अम्मा भी थी, तो उन लोगों ने जो सब बड़े थे तो वही लोग जो बात करें। तो फिर उसके बाद वो लोग तो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। इनफैक्ट जब देखने जाने का भी था तो मैं
अपनी दीदी लोगों को मना कर रहा था, मैं बोला था कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ देखने उसमें, हाँ, आप लोग जाओ, फोटो में लड़की ठीक दिख रही है, हाँ, आप जा करके हाँ करके आना है, चाहे वो एकदम काली निकलेगी तो भी, हाँ, है ना। क्यों? किसी को इस तरह से इतना दूर से बुला करके तुम ये नहीं कर सकते। नहीं, मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ देखने उतने, हाँ, कहा आप लोग देख लीजिए, पसंद होगी तो हाँ करके आ जाइएगा, और हाँ काली भी होगी तो भी हाँ करके आना, यही मैंने वर्ड यूज़ किया था। हाँ, मैं क्या, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, फैमिली अच्छी है, तो और क्या चाहिए आपको, शकल सूरत से क्या बैठ करके, है ना। तो ऐसे ही हुआ। फिर वहाँ पर जाने के बाद अम्मा वगैरह एक शायद रिंग लेके गई थी, उन्होंने पहना दिया। हाँ, फिर अगले दिन शायद या उसके एक दिन बाद तो वो मेरे तुम्हारे नाना जी थे, मेरे ससुर जी, हाँ, श्री वैद्यनाथ राय जी, तो उन्होंने अपना वही परीक्षा रखने वाला जो काम होता है, और फिर अपना बात उत करके डेट वोट डिसाइड होकर शादी हो गई। रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। और अभी हम लोगों ने कितने साल, 38 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। क्या 85 में हुआ था ना? हाँ 85। 85। तो अभी आप फिर इंटर्नशिप कर रहे थे ना उस समय? इंटर्नशिप कर रहा था। तो जब यूनिवर्सिटी की शुरुआत में आपकी रैगिंग हुई थी? अरे वाह, मेडिकल की रैगिंग तो बहुत फेमस रैगिंग। मेडिकल की रैगिंग मतलब पूछो मत। और जहाँ रैगिंग होती थी वो रुइया हॉस्टल की एक छत थी, अच्छा, जो कि थोड़ा सा एनक्लोजर सा बना हुआ था। उस जगह का नाम था स्काई लैब। स्काई लैब। हाँ स्काई लैब। हाँ, शाम को जैसे इधर 4 बजे वो होता था, तुरंत अपना चल बे स्काई लैब में पहुंच जा। ये फर्स्ट ईयर में होता? फर्स्ट ईयर में बहुत भयंकर रैगिंग होती थी। और कौन कौन लेता था? सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, जिसको मर्जी आए। हाँ। तो रैगिंग में बाकी कुछ तो बताने वाला नहीं है। सब सेंसर्ड होता था? सब सेंसर्ड। कोई कुछ ऐसा जो अनसेंसर्ड हो? और अनसेंसर्ड मतलब तुम इससे बता सकते हैं? हाँ, वो एक तो वहाँ का जो मेडिकल लिटरेचर होता था वो सबको याद करना पड़ता था, हाँ। और गा गा के सुनाना पड़ता था। है ना। हाँ। अब उसमें मेडिकल गीत है तो मेडिकल एंथम है ना, ये सब टाइप से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई आपको कंठस्थ करके रखना है, याद तो हाँ। अभी भी है मुझे। बट वो हाँ, तो ऐसा मतलब ये सब टाइप, ये नहीं कि कपड़े निकाल दो और नहीं वो तो, अरे वो तो डिक्टम था। हो गया ना, वही तो नहीं बता सकते। नहीं वो अच्छा, तो वो बता censored सकते हैं। ये हाँ। जो गीत और एंथम है ना, हाँ। ये नहीं बता सकते। अच्छा मतलब स्काई लैब का मतलब है, स्काई लैब में पहुंचने का मतलब है कि तुम्हारा पैंट शर्ट अंडरवियर चड्डी बनियान जूता सब बाहर, एट द मोस्ट जूता पहन सकते हो। बाय डिफॉल्ट है ही ये बाय डिफॉल्ट था। इंसान नंगा है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये तो बाय डिफॉल्ट। इसके बाद क्या करना है वो उसके, हाँ उसमें जो अगर तुम कुछ पहन सकते हो ना तो जूता मोजा पहन के रख सकते हो। इमेजिन करो एक और नंगा आदमी सर्दी खड़ा है साला जूता पहन के, है ना। अच्छा तुझे और शौक है कपड़ा पहनने का, एक काम कर टाई पहन ले। और क्योंकि फर्स्ट ईयर की ड्रेस थी वाइट होती थी, हाँ। ऊपर से नीचे तक वाइट और काली टाई। हाँ। तो सोचो नंगा आदमी खड़ा हुआ है, गले में काले रंग की टाई लटकी हुई है और काले रंग का जूता पहना हुआ है, हाँ। है ना। तो ये जो मेडिकल लिटरेचर, ये तो ऑफिशियल लिटरेचर होगा ना? ये तो ऑफिशियल नहीं, सब अच्छा, बनाया हुआ। अरे सब गाली पाली से भरा हुआ। पूरा सिर्फ गाली ही होती थी, बस कॉमा फुल स्टॉप छोड़ के बाकी सब सब तो। हाँ। अभी एक बार अभी हम लोग आए फास्ट ट्रैक पे, तो एक बार ये हो जाए क्लियर तो वापस चालू करते हैं। हाँ तो ऐसा रैगिंग जब में आप लोग की जब तुमको एक बात बताता हूँ, देखो। हाँ। अच्छा एक काम करो भाई, चल बे तुम दोनों मिलके कुत्ता बन जाओ। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। अब कुत्ता बन जाओ, अब कुत्ता बन जाओ में क्या मतलब आदमी समझेगा। हाँ। कुत्ता का मतलब कि भाई आप हाथ चारों हाथ पैर में ऐसे करके अपना भौं 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 करो, यही होता है। हाँ। नहीं, वो कुत्ता नहीं था। समझ रहे हो, कुत्ता ये था कि तुम बेंड डाउन करो, हाँ। अपना हाथ दोनों टांग के बीच में से पीछे निकालो, अच्छा, और दूसरा वाला रिवर्स में करके एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तू इधर खींच तू इधर खींच। है ना।
अरे बाप रे। मतलब एक जो सोफोस्टिकेटेड वाला मैंने बताया तुमको। तो बाकी सब इसी तरीके से ट्रेन बनती थी, क्या क्या नहीं, अब छोड़ो, है ना। तो आपका एक किस्सा था ना, आप लोग गए थे कहीं ऐसा कहीं ट्रिप पे, कहाँ था, शिमला गए थे कि कहाँ? हाँ, उसकी तो अलग कहानी है। मुझे लगता है कि वो अभी फिर से शेयर हुई, जो हम लोग की ये अच्छा, थी ये ना, जो एलुमनाई मीट में, हाँ, तो उसका फिर से विवेचन हुआ। तो वो तो ठीक है, वो इतनी सेंसर्ड नहीं है। हाँ, नहीं वो सेंसर्ड नहीं, हाँ। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, मज़ा आएगा। हाँ, हम लोग को क्या होता था, इंस्टीट्यूट की तरफ से हाँ 3 बार आपको एजुकेशनल टूर के लिए फंड्स मिलते थे, थोड़े 8,000 10,000 के आसपास। तो उसमें ये होता था कि आपका ट्रेवल के लिए टिकट, हाँ है ना, उतना निकल जाता था सबका, पूरे बैच का, जितने लोग जाते थे 20 25 15, तो ट्रेन का टिकट मिलता था। तो उसमें हम लोग फर्स्ट टूर में हम लोग गए थे नॉर्थ और राजस्थान वगैरह। हाँ, आगरा से शुरुआत हुई थी, वहाँ से आगरा, फिर ऐसे। तो उधर हम लोग राजस्थान के कौन सी जगह से आ रहे थे, तो हर जगह का रिजर्वेशन था। दो किस्से उसके बहुत मशहूर हैं। हाँ उसमें एक बार क्या हुआ कि हम लोग कहाँ पर से मारवाड़ आना था, है ना, टूर में। वो जगह मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली। तो वहाँ से राजस्थान में मारवाड़ तक हम लोग आए, और मारवाड़ से हमको ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली जाने की, समझ रहे हो ना, दिल्ली जाने की ट्रेन। उस ट्रेन में पूरे लेग में वो जो सेगमेंट था उसका रिजर्वेशन हम लोग को नहीं मिला। बाकी सब जगह का रिजर्वेशन के लिए हम लोग मिल गया था। अब साहब देखिए, अब उसमें जो है हम लोग पहुंच गए, पैसेंजर ट्रेन से पहुंच गए मारवाड़, और 2-3 घंटे का टाइम था। तो रात के करीब या अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे की ट्रेन थी, जो कि हमको पकड़ के और दिल्ली जाना था। दिल्ली का रास्ता करीब 8 या 10 घंटे का है शायद वहाँ से। तो उसमें हमारे बैच के एक खरे महान साहब थे। तो अपना सब पूरा बैच, आई थिंक 22 बच्चे थे उस वक्त, बैठे हुए थे। तो सब कोई बैठा हुआ अपने बैग में सर देके, कोई लेटा हुआ है, कोई बेंच पर बैठा है, वगैरह वगैरह, मारवाड़ रेलवे स्टेशन। अब उसमें तब तक एक किस्सा हुआ। उसमें खरे महान क्या किया, उनकी आदत थी सवेरे 4 बजे नहाने की। पानी कहीं पर मिले नहीं मिले तो ट्रेन के डब्बे में जाके टॉयलेट वाले में से पानी डाल के नहाएगा, लेकिन नहाएगा जरूर। तो वो पहले जो स्टीम इंजन में पानी भरने के लिए भोंपू जैसे लगे थे ना, तो उसको खोल के उसमें नहाने लग गया वो। हैं, तो नहा करके, अच्छा, नहाने के बाद लुंगी पहन के नहाया, लुंगी गीली। अब उसके बाद उसने क्या किया, लुंगी को खूब निचोड़ करके 4 लोगों को बोला, ए चलना, यहाँ पर खाली बैठे हैं, चल कुछ पैसे कमाते हैं। समझ रही हो? तो उसने 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाया और 4 कोना लुंगी का पकड़ाया, और खुद जो है दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ऐसा करके मांगने लग गया, प्लेटफॉर्म के एक एंड से दूसरे एंड तक। ये सब मेडिकल स्टूडेंट है ना। तो एक चक्कर इधर से इधर करके लगाया। अच्छा, रात के 2-3 बजे 4 बजे कौन किसको उठा हुआ मिले भीख दे रहा है, तो एक भी पैसा तो आया नहीं, समझी सोनी? I can't even imagine. हाँ, अरे अभी मजेदारी की बात तो अभी आ रही है, पैसा तो नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या, छोड़, फिर उसने करके अपना लुंगी लपेटा। तो उसने बोला, अबे भीख मांगने के लिए कौन मांग रहा था, मुझे तो अपनी लुंगी सुखवानी थी। ये मिल गए 4 पॉइंट मैंने सुखवा। अब वो चारों लेके दौड़ा रहे हैं उसको मारने के लिए, कितना बड़ा। ये थे खरे महान। खैर साहब, अभी मारवाड़ में था महान। हाँ, महान नहीं, वो तो हम लोग ने रखा है। अकबर महान, अशोक महान के बाद खरे महान। बिकॉज खरे है ना सरनेम तो। हाँ, तो मतलब आप जितना सोच सकते हो ना, उससे एक स्टेप आगे तक वो काम करता था। जैसे गट्स है। हाँ, अरे वो बहुत बड़ा उस्ताद आदमी था। वो भी आए थे आपके कौन? रियूनियन में? यही
नहीं अभी वो जो हुआ था? नहीं उनकी आज की कहानी बहुत ही दूसरी है। अच्छा। आज की कहानी तो पूछो मत। उनके एक आध वो करूँगा तो फिलहाल वो मेरे उसमें ब्लॉग्ड है। अच्छा। हाँ, आपके फेसबुक पे ब्लॉग है? फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी नंबर भी ब्लॉक्ड है। अच्छा। सब कुछ ब्लॉक्ड है। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद मारवाड़ पर क्या हुआ, हम लोग टूर ऑर्गेनाइजर्स थे। मैं हाँ। और हमारे बैच के टॉपर थे डॉक्टर डीपी मारिक और राकेश प्रसाद राका बॉस। हम 3 लोग मिल करके टूर ऑर्गेनाइज करते, जो भी टूर गए हम लोग ही ऑर्गेनाइज करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मारवाड़ में हम लोगों ने सबको बोल दिया भाई देखो रिजर्वेशन नहीं है, 22 बच्चे एक ही साथ घुसेंगे तो वैसे ही भीड़ हो जाने वाली, तो जिसको जो डब्बे में लगे बैठ जाओ, घुस जाओ। सोनी सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस तो उसके बाद 5-6 किसी में, 5-6 किसी में, 5-6 किसी में, है ना। अब जो है सब लोग चढ़ गए, ट्रेन चढ़ गई, कोई किसी में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रेन चली तब तक खरे दौड़ते हुए चढ़ रहा है, बोल रहा है अबे चेन खींचो चेन खींचो चेन खींचो, अबे ये छूट गया वो छूट गया, है ना। मारिक दादा छूट गए, है ना, और सिद्धेश्वर छूट गया, ये छूट गया। तो उसकी बात पर कोई विश्वास करता रहता है क्या, ऐसे ही कर रहा है। तो हुआ कि यार ये 3 लोगों का 4 लोगों का जिसने नाम लिया, ये दिख तो नहीं रहे सब यार कहीं। हम लोग ने क्या किया, बीइंग टूर ऑर्गेनाइजर, मैं और मारिक दादा राका बॉस, हम लोग ने अपनी लिस्ट निकाली अटेंडेंस लेने के लिए। अटेंडेंस लेने के लिए लिस्ट निकाली तो उसमें 7 लोग जो थे वो मिसिंग। अच्छा, वो फ़ोन वाला ज़माना तो था नहीं। तो हम लोगों ने कहा अब क्या करें। तो ये बोल रहा है कि अरे मैंने बोला है ना, मैंने बोला है कि ये करने के लिए क्या बोलते हैं रोकने के लिए, तुम लोग रोकते नहीं हो। 10 गाली दिया उसने। खैर अब ये हुआ कि हुआ क्या पता ही नहीं कुछ, है ना। फिर तब तक उसमें क्या हुआ कि एक लड़के ने आकर के कहानी बताई। एक लड़का जो था, जो भीतर बैठा हुआ था, उसने हिम्मत करके कहानी बताई। कहानी थी हमारे एक बैच के थे, नाम लूँ उनका कि नहीं लूँ, पता नहीं। हाँ, नारंग साहब, विमल राय नारंग। उन्होंने क्या किया था कांड, वो ट्रेन में जगह तो थी नहीं, तो उन्होंने अपना सामान चढ़ाया। सामान चढ़ाने के बाद प्लेटफॉर्म पे एक कुर्सी रखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, सब ऐसे बैठ के जाएंगे, मैं एक कुर्सी रख लेता हूँ, इस पर आराम से बैठ के चलूँगा। समझ रही सोनी। तो वो कुर्सी उठा करके उन्होंने ट्रेन में रख लिया। अच्छा, वो कुर्सी किसकी? पुलिस की तो नहीं थी। वो एक पुलिस वाले की थी, जो कि वहीं कहीं पान बीड़ी लेने के लिए गया रहा होगा, है। वो पुलिस जब तक पुलिस वाला लौट के आया तो उसने बोला भाई मेरी कुर्सी कहाँ गई। तो वो पान वाले ने बताया वो देखो वो ट्रेन में लेके बैठा हुआ है। अब पुलिस वाला आया, नारंग की कॉलर पकड़ के खींचा नीचे, हैं, कुर्सी लिया और आकर, अच्छा ये देख के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, अरे नारंग को पकड़ गई पुलिस, पकड़ गई पुलिस, पकड़ गई, हल्ला किया। तो हमारे ऑर्गेनाइजर में मारिक दादा, सुनीश शुक्ला, सिद्धेश्वर प्रसाद, 5-6 लड़के थे, है ना। ये गए वहाँ पर, अरे ऐसे नहीं कर सकते, वो गलती हो गई, चलिए माफ़ करिए, करिए वो करिए। पुलिस वाले ने उन लोगों को भी पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि जब इसमें पुलिस वाले ने पकड़ा तो नारंग साहब छूटे और जाके दौड़ के गाड़ी पे, चलती गाड़ी में चढ़ के बैठ गए आके, फिर है ना। फिर हम लोगों ने पूछा नारंग से, अबे क्या बात हुई? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब हम लोग के पास कोई सबूत तो था नहीं कि उसको कुछ बोलते। खैर हम लोग भाई पहुँचे यहाँ से दिल्ली, और वो लोग वहीं छूट गए। वो लोग को पकड़ के लॉकअप में डाल दिया। No. अच्छा, वो मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर कोई हाफ पैंट और बनियाइन में, कोई लुंगी में, है ना। कोई देखने से बोले कि मैं डॉक्टर हूँ तो बोलेगा साला पागल हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं। ये हुआ कि भैया सिर्फ एक आशा की किरण है, वो है कि एक दिमाग वाला आदमी भी है उसमें, मारिक दादा थे उसमें, है ना। तो ये बस एक उम्मीद थी। हम लोग पहुँच गए दिल्ली। वहाँ पर देखा तो इतने लोग, 5 या 6 लोग या 7, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, ये लोग मिसिंग थे। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने इतना वो किया कि इतनी अकल आई कि अगले स्टेशन पर हम लोगों ने जा करके, मैं और राका बॉस ने वहाँ स्टेशन मास्टर को जा करके बोल दिया कि हमारे कुछ लोग छूट गए हैं वहाँ पर, तो आप
मारवाड़ स्टेशन पर ये मैसेज डाल दीजिए हाँ, कि उन लोगों को अगली नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन से वो पहुंच जाएं दिल्ली, हम लोग रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर के हाँ, रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए। तो हम लोग ने ये मैसेज वापस उनको दिलवा दिया। और फिर नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन जो थी, हम लोग जब पहुंच गए दिल्ली, जा कर के सेटल डाउन किए हम लोग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। तो उसके बाद हम लोग अगले आई थिंक 9-10 बजे पहुंचने वाली दूसरी ट्रेन थी उसके एक दिन के बाद। हाँ, तो हम लोग पहुंचे थे वहाँ पर। खैर उन लोगों से मुलाकात हुई, पूरा जैसे ही दिखे वो सब, उन्होंने ऐसे गले लगाया हम लोगों को कि जैसे पता नहीं, है ना। और सब वही हाफ पैंट में, बनियान में, एक लुंगी में, है ना। और उनका सामान ट्रेन में उनका था। सामान तो हम लोग लेके गए थे, उनका सामान तो हम लोग सब लेके गए थे। तो उसके बाद मिलते उन सब, उनका अरे पहले कुछ खिला दो यार, हम लोग 36 घंटे से कुछ खाए नहीं, है ना। तो हम लोग ने ले जा करके पूरा उनको पहले नाश्ता खिलाया, ऑमलेट ब्रेड खिलवाया स्टेशन की कैंटीन में ही, और फिर ले करके गए। अब उनकी आप बीती क्या हुई, उन्होंने जो कहानी बताई, हाँ, है ना, उन्होंने जब कहानी बताई तो मारिक दादा ने कन्विंस किया कि ऐसे ऐसे करके है, चलो गलती हो गई। तो वहाँ से तो उसने छोड़ दिया, हाँ, बोला छोड़ तो देंगे तुमको, लेकिन कल सवेरे 8 बजे जब साहब आ जाएंगे तब छोड़ेंगे। तो रात भर उनको लॉकअप में बंद करके रखा। अरे बाप रे। अब ये लोग निकले, ये वक्त भाई किसी के पास पैसा है, तब किसके पास पैसा, लुंगी में कहाँ पैसा है? तो इन लोगों के पास कुल मिला जुला करके 70 रुपए निकले, समझी सोनी। तो अब 70 रुपए में टिकट देखा जाए कितने का पड़ रहा है, तो टिकट तो कम से कम 150 की ऊपर, 150 के ऊपर पड़ रहा था हाँ, सबका। तो दादा ने कहा देखो जाएंगे तो टिकट लेके ही जाएंगे, नहीं तो साला एक जगह से निकल के दूसरे लॉकअप में चलने वाले। हाँ, हालांकि उनके पास खबर मिल गई थी वो कि वो लोग आ जाएंगे हम लोग, लेकिन रास्ते में चेक करेगा तो क्या करेगा। तो मारिक दादा ने फिर कहा कि अब 70 रुपये हम लोग के पास कितना कम पड़ रहा है। तो उसके दिमाग में आया तुरंत, तो वहाँ पर मारवाड़ में बाहर जाके एक डॉक्टर को ढूंढा उसने, किसी भी डॉक्टर को, है ना। जा करके बोला कि सर ऐसे ऐसी बात है, हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए हैं, तो हम लोग को आप 150 रुपये दे दीजिए उधार में, हम लोग जा करके आपको वापस भेज देंगे। तो जा करके उसने 150 रुपये उनसे उधार लिए, जो कि हम लोगों ने फिर बाद में उनको मनी ऑर्डर करके वापस दिया था। और उसके बाद इन्होंने टिकट खरीदा। टिकट खरीदने के बाद बचा कितना पैसा था, क्या जिसको जो कुछ खाना पीना होगा इतने में ही खाना है। तो इन लोगों ने वो ऐसा एक रेस्टोरेंट ढूंढा कि जहाँ पर कि भरपेट खाओ 5 रुपए की थाली, है ना। तो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ करके वहाँ गए ये लोग। तो उसमें जितने लोग थे उससे 1 या 2 थाली कम मंगाई, और धीरे धीरे नहीं इनका तो फास्ट है, नहीं खाएंगे, और धीरे धीरे से खाते गया। ऐसे करके शायद खाया इन्होंने, खाया पिया, सिर्फ एक टाइम खाना 1.5 दिन के भीतर। अरे बाप रे। हाँ, तो इसीलिए इतने भुक्खड़ थे उस वक्त की। तो इस एपिसोड का नाम हम लोगों ने किस्सा कुर्सी का रख दिया। तो ये अब की बार हमारी जो रियूनियन था ना, हाँ, उसमें डिस्कस हुआ, उसमें फिर से डिस्कस हुआ, फिर से उसको हम लोगों ने रीलिव तो किया। वो जो कल्प्रिट थे, ऐसा उनके साथ किसी की बात में लड़ाई भी हुई? नहीं, लड़ाई की बात ये हुई कि फिर हम लोग का आयोग बैठा, कमीशन, हम लोग सब लोग बैठे, है ना, दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का कॉमन हॉल, बैडमिंटन हॉल, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। खाना वाना खाने के बाद हमारे सर थे एक साथ में, सामल सर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा असली में जो त्रस्त वाले थे, इन्होंने बोला अरे यार नारंग सही तो बात बता, बात हुई क्या? हाँ, लोचा क्या था? लोचा क्या था? बेसिक फॉल्ट कहाँ हुई बताओ तो कम से कम। तो अब वहाँ पर वो चूँकि दिल्ली में था, वो उधर रहने वाला हिसार हरियाणा का, हाँ, तो वहाँ पर वो ऐसा ऐठने लगा है, तुम लोग क्या समझते हो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ पर तुम जानते नहीं हो दिल्ली है, ये है वो है। तो बजाय इसके कि बात बताने के वो मुकरने लगे, जबकि और बच्चों ने बताई थी कहानी कि देखो इसने ऐसा किया था। बस इतना ही था कि इन्होंने जब ये स्मार्टनेस दिखानी शुरू की, तब उनकी वहाँ पर खूब बढ़िया से
कुटाई हुई। हाँ, खूब अच्छे से कुटाई हुई। सब लोग मिलके। हाँ, अभी मेरे दोस्त जिसकी डेथ हुई थी, UN सिंह, हमारे बैच का पहलवान था। अभी तुमसे पूछ रहे समय धाड़ से मारा, अभी ये क्या हो गया, इतनी जोर से, और फिर उनकी मतलब तबीयत ठीक हो गई हो। तो हम लोग ने ये फैसला लिया फाइनली कि जितना भी ये पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, जितना भी पैसा जैसे वो टिकट का लिया गया या ब्रेकफास्ट वगैरह खाने पीने का इन लोग का हुआ, तो जितना ये पैसा खर्चा हुआ है इट विल बी पेड बाय मिस्टर सो एंड सो, जो कल्प्रिट हुआ। आई थिंक बिल्कुल जस्ट डिसीजन था। हाँ, और क्या। Plus- एक्चुअली Plus- काफी पोलाइट डिसीजन था। नहीं, प्लस he has to be dropped from the rest of the tour. That's what हाँ, ये हुआ कि आगे तुमको नहीं लेके जाएंगे हम लोग, तुम चाहे कुछ भी कर लो, है ना। फिर उसके बाद वो पैसे के लिए तो वो ठीक है, मान गया, उसने पैसे भी दिए बाद में। बाकी टूर के लिए फिर बहुत मिन्नत किया, तो सर थे हमारे, हाँ, उन्होंने कहा चलो ठीक है चलने दो, लेकिन बोला कि अगर ऐसा कुछ भी करेगा तो वहीं से तुझे उठा के फेंक देंगे। तो ये था किस्सा कुर्सी का इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग के उसका। चलिए, और कुछ आ रहा है आपके दिमाग में पापा जो शेयर कर सकते हैं? मेरा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है मेरा कुछ। हाँ, नहीं, फिर दूसरे टूर का, साउथ टूर का एक किस्सा दूसरा। हाँ हाँ, उसमें किसी को तो ब्लेम नहीं कर सकते, बट वो ये था कि हम लोग तिरुपति ऊपर है ना, तिरुमाला नीचे, स्टेशन कहाँ है, तिरुमाला शायद या क्या, जो जहाँ पर रेलवे स्टेशन। तो हम लोग साउथ इंडिया टूर में थे, तो वहाँ पर ट्रेन में, समझ रही हो सोनी, तो वहाँ ट्रेन में एक टाइम था हम लोगों का कि भाई इतने बजे ट्रेन छूटने वाली है, भाई किसी को जाकर के ऊपर दर्शन करना है, किसी को पैदल जाना है, किसी को ये पर्वत में भी जाना है। ये हुआ कि ये टाइम है जो कि भाई आप आ जाइएगा, ट्रेन 3:45 की 3:40 पर छूटने वाली है। सब लोग आ गए, हम लोग गए ऊपर, तिरुपति से नीचे भी आ गए, है ना। अब जो है जब काउंट किया गया तो उसमें फिर 5-6 लोग गायब, कम है उसमें। अरे अभी क्या हो गया भाई, तो देखा तो 5-6 लोग कम थे। अब हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग अपना बैठे, ताश का रिजर्वेशन वगैरह था, ताश खेल रहे हैं बैठे, तब तक अचानक जो है बड़ी जोर से आवाज़ सुनाई पड़ी हम लोग को बाहर से, करके एक कोरस में। जो कि क्या हुआ, बाहर से देख रहे थे, कहे जो छूटे वाले हैं वो तो एक टैक्सी में बैठ करके वही चिल्ला रहे सब। सो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड चेजिंग। अच्छा, हाँ, कि हम लोग अगले स्टेशन पर इस गाड़ी को पकड़ लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा क्या किया जाए, ठीक है, अब जो है अब उनको कैसे मैसेज दिया जाए। तो हम लोगों ने बोला कि अभी ये सड़क कैसे जाएगी, तो लोगों से पूछने लगे हम लोग। उसने बोला कि यही सड़क आगे फिर एक दूसरी क्रॉसिंग में आएगी, है ना। युवा कि चलो तुरंत एक मैसेज डालो। तो एक कागज़ पर मैसेज लिखा गया कि अगले स्टेशन पर हम लोग ट्रेन को डिटेन करने की कोशिश करेंगे, तुम लोग पहुंच जाओ जल्दी में। अब ये कैसे भेजा जाए, तो हम लोगों ने ये मैसेज एक केले में लपेटा, बांधा और वेट करने लग गए उस क्रॉसिंग का। और जैसे ही वो क्रॉसिंग आई हम लोगों ने उठा करके फेंका और उनको मिला वो। अरे वाह। हाँ, सो अब वहाँ पर गाड़ी चलने का टाइम, और हम लोग ऑर्गेनाइजर्स क्या किए, हम लोग जाकर के ड्राइवर से बात कर रहे हैं, अबे थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा सा भी रुक जाओ, ऐसा है वैसा है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, है ना। तो उसने 1-2 मिनट तो इधर उधर किया, थोड़ा बहानेबाजी। उसके बाद बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, अब चलने का वो हो जाएगा। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें यार, मजबूरी। जैसे ऑलमोस्ट एकदम पिक्चर स्टाइल में, पता है, जैसे वो उसने सायरन दिया करने के लिए, तब तक देखिए अरे उनकी टैक्सी आ गई सामने। ये वो क्या आ गई जल्दी करके, फिर एनीवे ये लोग फिर अंदर आ गए। तो ये एक ऐसा वो था रोमांचक किस्सा। हाँ, ऐसा ये लाइफ
जब ऐसा कम्युनिकेशन के सोर्सेज कम है तो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कितनी interesting। थिंकिंग, आज वो बहुत- करो वो करो, अभी आज कैसा इन- मैसेज कर कॉल कर दो। अभी तो लोगों को पंचर का टायर कैसे बदलना है, पापा वो भी पापा फोन गाड़ी पे। पंचर हो गई, हाँ। क्या करूं, अबे क्या करूं, बदलो। चलिए मेरे ख्याल से मेरी बैटरी जा रही है तो अभी ये बंद कर देना, अदरवाइज रिवाइंड ऑफ हो करना जाएगा। मुझे एक एपिसोड दूसरा वाला साउथ इंडिया का ही, बिल्कुल है ना, 100%। आगरा से आगे। हाँ हाँ। मैं भी वापस आते हुए करूँगा। हाँ ठीक है। तो चलिए ये वाली वीडियो करते हैं बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।